नीट 2025 का नाम सभी की जुबां पर है। 4 मई दिलों की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी। पेपर का लेवल था, फिजिक्स टफ थी, बहुत टफ थी। फिजिक्स टफ था, फिजिक्स बहुत मुश्किल आई थी। अच्छा नहीं रहा मेरा फिजिक्स, मुझे काफी टफ लगा। फिजिक्स टफ थी। फिजिक्स जब आपने स्टार्ट किया तो पहला एहसास क्या हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय? 1.5 घंटा फिजिक्स सॉल्व किया था मैंने उस दिन। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल देके वो जाहिर सी बात है डर लगा, तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन बना और फिर चौथा क्वेश्चन आया। चौथा क्वेश्चन भी नहीं बना, चौथा नहीं बना, पांचवा नहीं बना, छठा नहीं बना। तो इतना होने के बाद मैंने सोचा कि अब फिजिक्स छोड़ देते हैं और केमिस्ट्री पे जाते हैं। स्टार्टिंग के मेरे 10 क्वेश्चन तो अच्छे ही थे, मतलब मुझे लग रहा था अच्छा बढ़िया जा रहा है। फिर जो 10 क्वेश्चन के बाद जो चालू हुए, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये करके देखा इसका भी आंसर नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली आ ही नहीं रहे थे। तक जब भी मैंने ये ट्रेंड ब्रेक किया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जगह अगर कुछ और सीक्वेंस से मैं सॉल्व करता था तो मेरा पेपर हो जाता था खराब। जब सवाल नहीं बनता, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके बाद एक बना, दूसरा बना, तीसरा नहीं बना, तो धक से ऐसा जी हो जाता है हमारा। जो लास्ट जो मंथ होता है, 1 मंथ में हमें क्या स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए, तो उस टाइम क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए कि नीट में हम बेस्ट परफॉर्म कर सके? अकॉर्डिंग टू मी मिनिमल स्टडी, मैक्सिमम रिवीजन। तो मैंने ज्यादा फोकस उस पर किया था जो मुझे पता है, को स्ट्रेंथन करने में, उसमें मास्टर होने में। जो आता है उसी को पढ़ना है लास्ट के 1 मंथ में। लास्ट 30 डेज में PYQs करती थी, टेस्ट पेपर सॉल्व करती थी, उनका एनालिसिस करती थी, स्पेशल कॉपी बनाई थी, मिस्टेक्स या फिर कुछ ऐसा स्पेशल पॉइंट मिलता है, स्पेशल क्वेश्चन मिलते हैं, वो लिखती थी। 1 डे बिफोर नीट के व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। उस दिन पढ़ने से ज्यादा फोकस करना है कि नीट के दिन हम क्या करेंगे, लाइक इस तरीके से हम उठेंगे, किस क्या खाएंगे, क्या हमारा रूटीन होगा। एक चीज जो करनी चाहिए बस, उस 3 पेजेस में मेरे साल की वो सब चीजें थी जो नहीं आती, मुझे याद नहीं रहती। आखिरी दिन मैंने पूरा चिल मारा था, माइंड फ्रेश करा था, म्यूजिक सुना था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं बहुत पढ़ लूं एंड देन पेपर देते समय कि मुझे ऐसा टेंशन आ जाए कि मैंने ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। कि फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आपके माइंड एनालिसिस कर लिया होगा कि इतना बना, इतना नहीं बना, आपने आपको कैसे स्टेबल रखा ये सब? 1.5 घंटा ऑलरेडी खत्म हो गया था। 1.5 घंटे में मुझे केमिस्ट्री, बायो प्लस तीनों सब्जेक्ट्स की बबलिंग करनी थी। मुझे तब लगा कि मेरा पेपर छूट जाएगा। मैंने पहले एक दिन बताया था कि अगर तुम्हारा टफ जा रहा है, बाकियों का भी टफ ही जा रहा होगा। उतना सोच के आगे बढ़ गया। मेरे दिमाग में बस ये था कि जो आ रहा है वो करना है, जो नहीं आ रहा है छोड़ दे, बाद में देखेंगे। आप लोगों ने एक दिन पहले बोला था कि डेयर टू क्विट, एंड मैं करती गई एंड हो गया टाइम में जितना हो पाया। इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या था या ये एस्पेक्ट से बनाए गए थे क्वेश्चन? तक नीट का पैटर्न ऐसा रहा है कि मतलब जितने भी PYQs मैंने किए थे लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उसमें ऐसा था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते थे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें फ्रॉम द कंसेप्ट पीछे जाके सोचना पड़ता था कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, फिर उसके एप्लीकेशन से फिर फॉर्मूला निकालो, ये सब करो। उसे 1 घंटे के अंदर 45 क्वेश्चन ऐसे करना वॉज नॉट पॉसिबल। नमस्कार, मैं चित्रेंद्र सिंह चौहान आप सभी का मेडिकल प्रोजेक्ट की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट 2025 का नाम सभी की जुबां पर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा हुआ है जो थोड़ा सा अनयूजुअल था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट 2025 का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट निकला। इनफैक्ट थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट निकला। और मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हो चुकी थी पिछले साल, जब लगभग 50 से भी ज्यादा बच्चों ने 720 में से 720 मार्क्स स्कोर किए। और सीधी बात है कि इस बार गवर्नमेंट के ऊपर और एनटी के ऊपर एक प्रेशर भी था कि वो कट ऑफ को उतना ऊपर ना जाने दे। उसके चलते डेफिनेट सी बात है, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना वाजिब भी था। आइए डिटेल हम चर्चा करेंगे आज हमारे कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि उन्हें कैसा लगा एग्जाम हॉल में एंट्री करते टाइम, वो 3 घंटे उनके कैसे बीते और कैसे उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया। नीट 2025 कैसा था और फ्यूचरिस्टिक वे से हम क्या इस बारे में सोचते हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं हमारे, वैसे मेहमान नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हैं अवनीश सराफ साउथ पब्लिक स्कूल से, और ये हैं जरीन शेख सांदीपनी स्कूल से। 4 मई 4वें का दिन बहुत ही खास था हम सभी के लिए। दिलों की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी। एक एहसास ही अद्भुत होता है जिस चीज़ की हमने 2 साल तैयारी की है, और अचानक से जब वो एग्जाम आता है, पिछली तब जब जैसे हम पेपर ओपन करते हैं और जब कुछ अनयूजुअल सा हमें मिल जाए, तब का एहसास ही अलग होता है। आइए आज डिटेल चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, और फ्यूचरिस्टिक वे से क्या गेम प्लान रहेगा अपकमिंग नीट एस्पायरेंट्स का। जैसा कि आप जानते हैं, सभी की जुबां पर है सिर्फ एक ही नाम, नीट 2025। उसका कारण है उस पेपर का डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही था, और इसकी शुरुआत हो चुकी थी आज से लगभग 1 साल पहले, जब पिछले साल नीट 2024 में न जाने कितने स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 50 से 60 स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने 720 में से 720 स्कोर किया। बस उसी के चलते इस बार का पेपर डिफिकल्ट बनाया गया है। बट किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिफिकल्टी लेवल इस कदर बढ़ जाएगा।
बट एनीवेज आइए आज डिटेल चर्चा करेंगे उसी नीट के पेपर के बारे में। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए कुछ खास सवाल लेकर आया हूँ और आपके लिए भी अपकमिंग नीट एस्पायरेंट्स कि आप क्या करें, कैसे करें, कुछ ये हमें ऐसा बताएंगे कि हमारे काम की चीजें निकल के आ सके। रेडी गाइस? मेरा पहला सवाल है, लास्ट जो मंथ होता है, जैसे 4 मई के पहले का जो एक महीना था, है ना, उस 1 मंथ में हमें क्या स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए? फुल सिलेबस चालू हो जाता है तो उस टाइम क्या करना चाहिए? अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए कि नीट में हम बेस्ट परफॉर्म कर सकें? अकॉर्डिंग टू मी मेरी तो ये थी कि मिनिमल स्टडी, मैक्सिमम रिवीजन, बस। क्योंकि अगर कुछ टाइम पे तुम पढ़ने की ट्राई करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि पहले जो पढ़ा था उसे भूल जाओ या वो अच्छे से तुम तैयार ना कर पाओ। तो मैंने ज़्यादा फोकस उस पे किया था जो मुझे पता है, उसको स्ट्रेंथन करने में, उसमें मास्टर होने में। और बस इसका मतलब जो पुरानी चीजें जो आपको नहीं आती थी या जो नहीं आती थी, जिसको आप ज्यादा अच्छे से नहीं जानते, तो उसमें आपने काम नहीं किया है। उसी पे मैंने काम किया है। ऐसी अगर कोई चीज़ है जो मैंने 2 साल में कुछ छूट गई है, जो मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो उसे मैंने हटा दिया कि अब इसे छोड़ देते हैं। जो चीज़ें आती है उसी को स्ट्रेंथन करते हैं। जो आता है उसी को पढ़ना है लास्ट के 1 मंथ में, ठीक है? तो नया कुछ नहीं पढ़ना, ये पॉइंट निकल के आया है ना? जो पढ़ना है 1 महीने पहले तक पढ़ के तैयार कर लेना है, उसके बाद 1 मंथ में सिर्फ उसी को शार्पन करना है, स्ट्रेंथन करना है, ऐसा बीच पर रहना। यस जरीत? लास्ट 30 डेज में, फर्स्ट 15 डेज में मैंने पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया था पूरा सिलेबस, मतलब हर एक नोट्स, हर एक क्वेश्चन के टाइप्स, तो मतलब पूरा फुल। फिर आखिरी 15 डेज में मैंने ऐसा नहीं किया था कि कोई चैप्टर के पूरे नोट्स पढ़ लिए, जो कि टाइम कंज्यूम होते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करती थी। क्वेश्चन सॉल्व मतलब PYQs करती थी, टेस्ट पेपर सॉल्व करती थी, उनका एनालिसिस करती थी। एक मैंने एक स्पेशल कॉपी बनाई थी जिसपे मैं अपने मिस्टेक्स या फिर कुछ ऐसा स्पेशल पॉइंट मिलता है, स्पेशल क्वेश्चन मिलते हैं, वो लिखती थी, उसको रीड कर लेती थी। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि पूरा मेमोराइजेशन होता है, सिर्फ वो रोज 1-2 घंटे पढ़ती थी ताकि वो 15 दिन के आखिरी में रोज पढ़ पढ़ के याद हो जाए। एंड फॉर्मूले करती थी एंड ज़्यादा पैनिक नहीं होता, मतलब पेशेंटली सब कुछ हैंडल कर। ओके, मतलब आपने भी लास्ट मोमेंट पे की पॉइंट्स वगैरह पे ही ज्यादा जोर दिया है। मेरा अगला सवाल है कि 1 डे बिफोर नीट के व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि एक दिन पहले हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इतना सब कुछ है, पढ़ा तो जा नहीं सकता, तो एक दिन पहले की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? यस? दिन पहले की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि उस दिन पढ़ने से ज़्यादा फोकस करना है कि नीट के दिन हम क्या करेंगे। लाइक नीट के दिन किस तरीके से हम उठेंगे, क्या खाएंगे, फिर क्या हमारा रूटीन होगा, उस सब को प्रॉपरली हमें बनाना है। और एक चीज़ जो करनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एक सिंगल शीट पे लिख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, या फिर कुछ लाइन्स हो बायोलॉजी में। जैसे मैंने किया था, मेरे पास 3 पेजेस थे जब मैं सेंटर जा रहा था। बस उस 3 पेजेस में मेरे 2 साल की वो सब चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती, मुझे याद नहीं रहती, और वो सब मैंने लास्ट मंथ में निकाली थी। या फिर वो चीजें जो शायद आप भूल जाओ? हाँ, ओके, वो चीजें आपको बना के रखना है, मतलब डेली शेड्यूल बना के रख लेना कि नीट के दिन आप क्या करने वाले हैं, वो एक दिन पहले बना लेना है, ठीक है? उस दिन कोई स्पेसिफिक ऐसी स्टडीज नहीं करनी है। ओके, हाँ जरी, क्या कहिए आप? लास्ट के 3 डेज में मैं धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स कम कर रही थी। एंड लास्ट डे मैंने सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूले देखे थे। एंड आखिरी दिन मैंने पूरा चिल मारा था, माइंड फ्रेश करा था, म्यूजिक सुना था, टीवी देखा था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं बहुत पढ़ लूँ एंड देन पेपर देते समय कि मुझे ऐसा टेंशन आ जाए कि मैंने ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, इस टाइप का कुछ ना। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे एंग्जाइटी इशू हो सके, ठीक है? एंग्जाइटी ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, ये बात निकल के आती है। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल, नॉर्मली 11 ओ क्लॉक पे, जैसे कि आपको बता दूं, अपकमिंग नीट एस्पायरेंट को बताना चाहूँगा कि आपका एग्जाम नॉर्मली 2 बजे से स्टार्ट होता है, आफ्टरनून 2 ओ क्लॉक, और 5 बजे तक रहता है, लेकिन आपकी एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में 11 बजे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो 11 से 12, 1, 2, वो 3 एम्प्टी आवर्स, हाउ टू हैंडल योर सेल्फ इन दोज 3 एम्प्टी आवर्स, उनमें कैसे आप मैनेज करें, क्या किया आपने? यस अवनीश? मैं वैसे तो एकदम पहले गया नहीं था, मैं सेंटर पे पहुंचा ही 12:30 बजे था। एंड मेरा टेबल पे जाके मैं बैठा था 1:30 बजे। सो आई हैड जस्ट हाफ एन आवर। उन 3 आवर्स को हैंडल करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे वो लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एडमिट कार्ड को हमें कैसे रेडी रखना है, क्या चीज़ें उसमें मतलब स्टिक करके रखनी है, कौन क्या जगह साइन करनी है, वो सब वो 1-2 दिन पहले तुम्हें पता रहना चाहिए सब। छोटा सा एक रिव्यू बता देंगे कि किस तरीके से क्या क्या होता है, क्या क्या ले जाना होता है, जो जो आपको चीज़ें याद आ रही, प्लीज़? जैसे बैग में तुम्हारे रहना चाहिए, एक फाइल रख लो
उसमें आधार कार्ड या फिर और कोई आईडी जो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली होगी, फिर तुम्हारा एडमिट कार्ड ऑफ कोर्स, उसमें 2 फोटोज लगनी होती है, कौन सा छोटा वाला फोटो? और साइज एक स्मॉल पासपोर्ट और एक पोस्ट कार्ड दोनों। ओके, पोस्ट कार्ड साइज फोटो इज रिक्वायर्ड और एक पासपोर्ट साइज पासपोर्ट और एक बड़ा वाला पोस्ट कार्ड साइज फोटो इज रिक्वायर्ड। 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए, एक बड़ा पोस्ट कार्ड साइज फोटो और एक छोटा पासपोर्ट साइज फोटो, ये होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और कुछ? प्लस मैं साथ में कुछ पेन्स भी लेके गया था, अगर वो अंदर अलाउ करते हैं सो दैट टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ना जाए। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि फोटो लेकर जाना होता है, इसलिए प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वो क्या है प्लीज ये एक बार बच्चों को बता दीजिए। जब फ्रिस्किंग हो जाती है उसके बाद सिर्फ वो बायोमेट्रिक्स हमारे थंबप्रिंट्स लेते हैं, वो उनके पास जो डेटा होता है कंप्यूटर पे उससे मैच करते हैं, कुछ लगाते हैं बारकोड टाइप्स एंड वो जाने देते हैं। दैट्स इट। ओके, दैट इज बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज कंपलसरी। पहले ऐसा होता था कि किसी और स्टूडेंट के नाम पे कोई और पेपर देके चला जाता था, शायद इसलिए ये स्टार्ट हुआ है ना, विच इज लिंक्ड विथ योर आधार कार्ड आई थिंक, है ना। हाँ, उसके लिए ज़रूरी ये है कि रिसेंट में अपने आधार कार्ड में अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट कराए हुए होने चाहिए, क्योंकि फिर वो मैच नहीं और ना करो फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता ऐसा। 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके मैच ना होने के कारण उन्हें वापस भेजा गया। ओके, सो रिमेंबर गाइस, अपने एग्जाम के नीट एग्जाम के आसपास आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है, उसमें बायोमेट्रिक थंबप्रिंट अपना आपको अपडेट करवाना है। मैं अगला सवाल जानना चाहूंगा, जब आपने कौन सा मेरे ख्याल से आप दोनों ही फिजिक्स से स्टार्ट करते थे जहां तक मुझे याद है। ओके, सो ये दोनों बच्चे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते थे। फिजिक्स जब आपने स्टार्ट किया तो पहला एहसास क्या हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय? मेरे सेट में तो पहला ही क्वेश्चन थेरोटिकल था। फिजिक्स में ये सोचता था कि फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते, तो उस पे मेरा ज्यादा फोकस रहा था दोनों साल। थियरी पे कंपैरेटिवली लेस फोकस था, और पहला क्वेश्चन थेरोटिकल देख के वो क्या ये एनसीईआरटी से ही था, ये पहला क्वेश्चन जो था? हाँ एनसीईआरटी से ही था। ओके, कौन से चैप्टर का था, जान सकता हूँ मैं? चैप्टर वो था आई गेस सेकेंड चैप्टर से था, कैपेसिटर से आया था, तो एनसीईआरटी पढ़ नहीं रखी थी, और वो देख के फिर जाहिर सी बात है डर लगा, और आ तो नहीं रहा था वो क्वेश्चन, सो उस पे ज़्यादा ना सोचते हुए उसे सर्कल करके बाद में मतलब रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया, और आगे के क्वेश्चंस पे गया। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन बना, और फिर चौथा क्वेश्चन आया, और चौथा क्वेश्चन भी नहीं बना, चौथा नहीं बना, पांचवा नहीं बना, छठा नहीं बना। तो इतना होने के बाद मैंने सोचा कि अब फिजिक्स छोड़ देते हैं और केमिस्ट्री पे जाते हैं। अब तक जब भी मैंने ये ट्रेंड ब्रेक किया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जगह अगर कुछ और सीक्वेंस से मैं सॉल्व करता था तो मेरा पेपर हो जाता था खराब। सो आई स्टक टू माई प्लान, मैंने फिजिक्स को ही टाइम दिया, 1.5 घंटा फिजिक्स सॉल्व किया था मैंने उस दिन। बस फिर फिजिक्स के बाद नॉर्मली जैसे केमिस्ट्री बायो वैसे करते गया। ओके जरीन, आप बताएं कि शुरुआत में फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़ते से आपको कैसा एहसास हुआ? स्टार्टिंग के मेरे 10 क्वेश्चन तो अच्छे ही थे, मतलब जो पढ़े हुए वही थे, तो मुझे लग रहा था अच्छा बढ़िया जा रहा है। फिर जो 10 क्वेश्चन के बाद जो चालू हुए, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये करके देखा इसका भी आंसर नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली आ ही नहीं रहे थे। का प्लान तो चेंज नहीं कर सकते, फिजिक्स के बायो ही करना था, तो 1 घंटे में मुझसे जितना हो सका वो क्वेश्चंस मैं करी, एंड जो नहीं जम रहे थे उनको सर्कल मार लिया था। एंड देन केम एंड बायो, और थियोरेटिकल का जो था वो एक ही आया। इतने फास्ट ट्रेंड से थियोरेटिकल इतने ज़्यादा डाल रही थी, वो असर्शन रीज़न तो मैं एनसीईआरटी पढ़ के गई थी 2-3 बार, एंड मैंने और भी 2-3 चीज़ें पढ़ी थी ताकि थियोरेटिकल वाले जम जाए, बट एक ही आया और कुछ आया नहीं। ओके ठीक है, बड़ा ही मन में उथल पुथल चलती है जब सवाल नहीं बनता। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके बाद एक बना, दूसरा बना, तीसरा नहीं बना, तो धक से ऐसा जी हो जाता है हमारा। बट ठीक है, ये इसी का तो मजा है आई थिंक, है ना। ठीक है, एड्रेनलिन रश इसी को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आपके माइंड एनालिसिस कर लिया होगा कि इतना बना, इतना नहीं बना, तो उसके बाद आप डिस्टर्ब हुए या फिर आपने अपने आप को कैसे स्टेबल रखा? यस अमरीश। फिजिक्स होने के बाद अगर देखा जाए तो मेरे पास एक्चुअली टाइम तो बचा नहीं था, क्योंकि 1.5 घंटा ऑलरेडी खत्म हो गया था, और अब 1.5 घंटे में मुझे केमिस्ट्री बायो प्लस तीनों सब्जेक्ट्स की बबलिंग करनी थी। मुझे तब लगा कि मेरा पेपर छूट जाएगा, बट मैंने वही सोचा, आपने पहले एक दिन बताया था कि अगर तुम्हारा टफ जा रहा है बाकियों का भी टफ ही जा रहा होगा, तो मैंने बस उतना सोचा कि ठीक है बाकियों का भी खराब ही गया है, मेरा भी खराब ही जा रहा है, उतना सोच के आगे बढ़ गया। ओके, देन यू स्टार्टेड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। ओके हाँ जरी। मैंने फिजिक्स देख के कुछ सोचना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में बस ये था कि जो आ रहा है वो करना है, जो नहीं आ रहा है छोड़ दे, बाद में देखेंगे। एंड एक ही चीज़ थी बस, आप लोगों ने एक दिन पहले बोला था कि डेयर टू क्विट,
जो नहीं आ रहा है छोड़ दे, क्योंकि वही मुझे नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आएगा। तो बस ये एक चीज़ थी एंड मैंने कुछ ये नहीं सोचा कि मेरा कितना छूट चुका है फिज़िक्स का, 13-15 क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं एंड मैं करती गई एंड हो गया टाइम में जितना हो पाया। ओके, चलिए ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आगे बढ़ते चलिए बिना रुके, बिना सोचे कि पास्ट में कैसे क्वेश्चंस हुए, कैसे राइट है, रॉन्ग है, कितने हैं, क्या है। ठीक है, नाउ हम पहुंच चुके हैं उस क्रेजी माउंटेन्स से रूबरू होने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने पेपर्स ले आए, क्वेश्चन पेपर ले आए। क्वेश्चन पेपर में क्या किया है, कैसे उन क्रेजी माउंटेन्स को इन्होंने क्रॉस किया है, ये अब हम देखेंगे। स्पेशली फिजिक्स से हम शुरुआत करेंगे। अवनीश, जैसे मैंने बोला, पहला ही क्वेश्चन था थ्योरेटिकल, तो वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ सर्कुलर प्लेट्स बीइंग चार्ज्ड। थ्योरेटिकल था पूरे की कहाँ पे इलेक्ट्रिक ये फील्ड किस फाइंड कैरेक्टर से था, ये बताइए क्वेश्चन। ये था ईएम वेव से। ईएम वेव से क्वेश्चन था। ओके, क्या क्या अभी आपको आंसर पता लगा इसका? ये तो सर ने बताया तब समझ गया था, ओके, बट वही क्योंकि वो पढ़ नहीं रखा था। अच्छा, इसका मतलब ये अपकमिंग नीट एस्पायरेंट को ये जरूरी है कि वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन कौन सा था जो आपसे नहीं बना है? मैंने छोड़ दिया है, एक 10 था क्योंकि मुझे बहुत कैलकुलेटिव लग रहा था। मैंने सोचा अब तक सब अच्छा ही जा रहा था, तो आई थॉट कि ये लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं एट द एंड करूंगी। कौन सा क्वेश्चन है ये? 10th वाला, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये क्वेश्चन आपने पहले कर रखा था? हाँ, अच्छा है बट ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। सो अवनीश, और बताइए आपके कुछ क्वेश्चंस है ना, कैसा रहा? ये था फोर्थ क्वेश्चन था, ये भी सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला दिया था एनसीईआरटी में, जो कि मैंने पढ़ नहीं रखी थी, तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता था और बस देखते से समझ गया था कि ये नहीं आने वाला, तो छोड़ दिया। तो ये आपसे पहला क्वेश्चन नहीं बना, देन फोर्थ क्वेश्चन, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 16th क्वेश्चन किस चैप्टर से, क्या पूछा है इस क्वेश्चन पे? बॉल से सिटा के रखी थी और पूछा था कि कितना फ्रिक्शन है उस पे। जरीन, आपसे बना ये क्वेश्चन? नहीं, मैंने छोड़ दिया। ओके इस राइट पे आया नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था रिलेटिव वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ा था 2 महीने पहले, मतलब एक ही क्वेश्चन है और वो भी नहीं बना। टेक्निकल था बट रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी। ओके, नेक्स्ट ये था ये केटीजी से था, दिस वन। आई थॉट कि इजी है, सो मैंने सॉल्व किया उसे 2-3 मिनट तक सॉल्व किया, बट सॉल्व करने के बाद मेरे 3 ऑप्शंस मैच कर गए थे, तीनों। सो मैंने फिर और एक बार ट्राई किया, बट नहीं मैच होने की वजह से वो भी छोड़ दिया। और ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा डिराइव करना था ये, और मैंने बहुत ट्राई किया इसको भी, बट ये भी नहीं हो पाया, सो इसे भी छोड़ दिया। ये है सर्कुलर मोशन, मतलब भाई मैकेनिक्स 41 क्वेश्चन। ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और ये आखिरी के जितने भी क्वेश्चन थे ये मुझे छोड़ने पड़े थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। अगर आप टाइम देते तो आपको ये आ जाता। ये बन सकता था, एक क्वेश्चन था जो बन सकता था। यस जरीन, आपके क्रेजी माउंटेन्स के बारे में हम थोड़ा देखना चाहेंगे। 10th तो हो चुका, 11th वाला ये कैमरे का था। ये मुझे लगा सिलेबस में नहीं है, शायद से नहीं ही था, पता नहीं इन्होंने क्वेश्चन क्यों डाल दिया, तो ये मैंने छोड़ दिया। अवनीश, आपसे बना है वो क्वेश्चन? हाँ, ये बन गया था क्योंकि मतलब मुझे लग रहा था कि रे ऑप्टिक्स मुझे नहीं आता, सो मैंने बस एक शॉर्ट वीडियो देखा था और उसमें उन्होंने एक कंसेप्ट बता रखा था, सो वो टाइम पे याद रह गया और मैंने वो सही कर दिया। रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन, एक ये वही फ्रिक्शन एनएलएम वाला लैडर वाला प्रॉब्लम, इसको मैंने ट्राई किया सॉल्व करने का, बट मुझसे आंसर नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो डाले गए हैं इस बार नीट 2025 में, इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या था जो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सके इनसे, या ये इस एस्पेक्ट से बनाए गए थे क्वेश्चन? क्या लगता है? अब तक नीट का पैटर्न ऐसा रहा है कि मतलब जितने भी पीवाईक्यूज मैंने किए थे लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उसमें ऐसा था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते थे। एक हाथ दो आगे तो आगे कंसेप्चुअल या फिर थोड़ा डिराइव करने का, बट इसमें ऐसा था कि आउट ऑफ 45 बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें फ्रॉम द कंसेप्ट पीछे जाके सोचना पड़ता था कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, फिर उसके एप्लीकेशन से फिर फॉर्मूला निकालो, ये सब करो, और उसे 1 घंटे के अंदर 45 क्वेश्चंस ऐसे करना वाज नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है कि इसके लिए हम तैयार नहीं, पर आई थिंक ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, शायद हम लोग तैयार नहीं थे उस एस्पेक्ट से, उस स्ट्रेटजी से। करे जा सकते थे सॉल्व, आई एग्री, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहता एंड उतना टाइम रहता नहीं, एंड साथ में मैथमेटिकल नॉलेज भी लगता है जो हम नीट स्टूडेंट्स के पास उतना नहीं रहता। पर मुझे लगता है कि अपकमिंग नीट एस्पायरेंट्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए,
कि क्वेश्चन कैसे भी हो वो उन्हें सॉल्व कर सके। पहले डेफिनेटली अगर ऐसे क्वेश्चन बार बार हमने किए हो तो हम उसको क्रैक कर सकते हैं। बोला तो ऐसे ही जा रहा है कि फर्दर पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है नीट का। डेफिनेट सी बात है, मुझे लगता है अब अपकमिंग पैटर्न भी कुछ ऐसा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आएंगे। नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी फिजिक्स का जितना डिफिकल्ट ये था लगभग उसी लेवल का रहेगा। आइए जरीन और बताइए। ये सरपिस्टेंशन का, सरपिस्टेंशन का ये क्वेश्चन ये पता नहीं क्या था सर, फुल डेरिवेशन था। क्या है? ये आज भी तक नहीं समझ पाए हैं। नहीं, ठीक है चलिए। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलस वगैरह लगा के कुछ ना कुछ है उसका डेरिवेशन, जो हम नीट वाले तो नहीं ही कर सकते। अच्छा, अपने हम कम आंकना विषय नहीं मुझे लगता है। और सर हमने मैथ्स पढ़ा रहता तो हो सकता हो गया रहता। हम बेसिक मैथ्स पढ़े हैं जो नीट में लगता है। 27 नंबर का क्वेश्चन था। कंसिडर अ वाटर टैंक शोन इन अ फिगर, इट हैज वन वॉल एट x इज इक्वल्स टू l एंड व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ एक्सिस ऑफ ब्ला 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 ब्ला। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ये आता था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था इसलिए छोड़ दिया। मैथमेटिक्स ने बच्चों की जान ले रखी है मुझे लगता है। इस बार कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस में नहीं थे उसके बाद भी पूछे गए हैं? इस सिलेबस में नहीं थे ऐसा बोलना तो सही नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें वो लोग ऐसा बोलते थे कि एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, उस हिसाब से इसका आंसर लाना था। केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो था मॉडरेट, 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़े टफ जाते थे। और जब हमने चेक किया तब मतलब सर ने कॉल करके बताया तो मुझे कि एक क्वेश्चन तो था वो JEE एडवांस्ड का PYQ था, तो वो यहाँ पे डाल दिया था। 48 वाला। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स वाला क्वेश्चन, राइट? यस सर। केमिस्ट्री में मोस्टली मेरी वजह से जो मतलब मुझसे जो गलतियां हुए वो इसी वजह से हुई क्योंकि फिजिक्स में मैं ज्यादा टाइम दे चुका था। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि टाइम कंज्यूमिंग है या फिर नहीं आ सकते, उन्हें मैंने देखते से छोड़ दिया था। बहुत बार ऐसे होता है कि बायोलॉजी को अगर आधे घंटे में वो हो जाता है तो हम उस वक्त खुद को टाइम बाउंड नहीं कर सकते। अगर पहले सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम सोचेंगे कि धीरे धीरे सॉल्व करके हर एक क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो उसमें जहाँ पे आधा घंटा लगना है वहाँ पे 1 घंटा लग जाता है। और अगर वहाँ पे 1 घंटा लग गया और सामने पेपर डिफिकल्ट है तो वो पूरा ही छूट जाएगा। 14 क्वेश्चन करने के बाद बच्चों को लगा कि मेरा पेपर तो गया, तो उस केस में मुझे लगता है ये एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि आप बायो को फटाफट आधे घंटे में सॉल्व करें, 45 मिनट में करें, ताकि हमका सेफ एंड साइड हमारा बायो पूरा अच्छा हो गया। फिर केमिस्ट्री करें, फिर डिफिकल्ट है तो उसमें छोड़ दिया जाए लास्ट में, या फिर मैक्सिमम आपको टाइम मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे नेक्स्ट ईयर भी इस तरीके से पेपर रहा तो क्या आप बच्चों को सजेस्ट करेंगे, क्या उनको बायो करना चाहिए पहले, या फिर जो आपने अभी पैटर्न एज यूजुअल लिया है वैसे ही फॉलो करना चाहिए? मेरे हिसाब से बायो तो पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पहले बायो अटेम्प्ट करा, उनका पूरा टाइम बायो में ही चले गया। पूरा मतलब बहुत सारा टाइम, 1 घंटा 15 मिनट ऐसा। जो बायो हमने 30 to 40 मिनट्स में सॉल्व कर लिया विद OMR फिलिंग, वो उन्होंने इतना टाइम डाला जस्ट बिकॉज उनको पता नहीं था कि आगे ही फिजिक्स और केम की जो सुनामी आने वाली है। उनको लगा एज ऑलवेज फिजिक्स जो है वो स्ट्रेट डायरेक्ट आने वाला है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, भले आपने अगर 140 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग 100 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, या फिर 90 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो 130 मार्क्स 140 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं, या फिर आप 90 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, वो सारे मार्क्स एड अप होने वाले हैं। डेफिनेट सी बात है, वो फिजिक्स के 90 क्वेश्चन से लेके 130 मार्क्स तक जो हैं वो एक आपको बैकअप सपोर्ट देगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट अपलिफ्ट करेगा। कौन से क्वेश्चन आपको परसेप्चुअल लगे मेरे को आप एक बार दिखाएंगे? अयो मेरे साथ में स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था और लास्ट क्लास में आते आते ये क्वेश्चन था। यहाँ पे रीजन में वो ये बोल रहा था प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग एबडम वाला ये रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th क्लास से ये चैप्टर से ये क्वेश्चन था, है ना? तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि रीजन के बारे में कुछ आइडिया थी नहीं मुझे। भाई ये देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बड़ा प्यारा सा था। वैसे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये देखिए 102 ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। द ट्विंस आर अ बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, ठीक है। विच वर द फॉलोइंग इज मस्ट बी ट्रू, ठीक है। आप लोगों को बन गया ये क्वेश्चन? हाँ, यस, चलिए ठीक है। वैसे नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बच्चों ने क्रैक किए हैं, दैट्स कूल। चलिए, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। आई होप रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। बच्चों के लिए कुछ खास सवाल है आफ्टर नीट, ठीक है। नीट के एग्जाम के बाद इन्हें कितना याद रहता है, डे बाय डे आप चीजें भूलते जाएंगे। आज तीसरा या चौथा दिन है मेरे ख्याल से नीट का, देखते हैं कितना याद है इन्हें। सो पहला क्वेश्चन आपके लिए है अवनीश, ये बताइए बेलेनोप्टेरा इज आल्सो नोन एज, दिस इज रैपिड फायर, यस। ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। आपके लिए कार्पल्स का नंबर? कार्पल्स के नंबर 8। 8 कार्पल्स, ओके। मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है?
न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स, दैट्स कूल। आगे बढ़ते जाते हैं। एब्डोमिनल गैंग्लियन इन कॉकरोच। Abdominal ganglion in cockroach. यस यस, कम ऑन, एब्डोमिनल गैंग्लियन इन कॉकरोच। 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन, ठीक है ना। ओके, थोरेसिक गैंग्लियन थोरेसिक 3 3, एब्डोमिनल थोरेसिक, अच्छा ओके। ब्रेन को कौन रिप्रेजेंट करता है? Supraesophageal ganglion. सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। लार्जेस्ट जीन? टेस्ट्रोफिनिस डिस्ट्रोफिन जीन, ठीक है ना। कार्बन एंड पामेटिक एसिड 16, ठीक है ना। कार्बो ओके, पल्विनस का किसका एग्जांपल है? Leguminous. लेग्यूमिनस प्लांट, ओके कूल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टिल सी काउ रिसेंटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम Russia. रशिया, ओके ठीक है। अभी भी सब कुछ याद है, एज इट, बच्चों को भी याद है। बहुत ही अच्छा रैपिड फायर सेशन, बहुत अच्छा रहा, आपके साथ बहुत मजा आया, ठीक है। और यही रैपिड फायर सेशन अपन नीट एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाएगा तब खेलेंगे, देखता है तब तक कितना याद रहता है आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। बाय बाय।